गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस। तो मेरा जो एम है वो सारी टॉपिक्स को डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स और काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट्स है यूट्यूब पे जो ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को डिस्कस करते हैं, और उनमें से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे से भी डिस्कस करते हैं। तो मेरा एम ये रहेगा कि जो टॉपिक शायद वो ना करे या वो मिस कर जाए, वैसे टॉपिक्स को डिस्कस करना, और उसको इस तरीके से डिस्कस करना, एंड टू डिस्कस इट इन अ वे दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, जो आपको हेल्प करे और आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिले। ये इस चैनल का अभी उद्देश्य होने वाला है। जब भी ऐसे कोई भी आर्टिकल्स आएंगे जो मुझे लगता है बाकी यूट्यूबर्स शायद ना डिस्कस कर पाए, वो मैं आर्टिकल्स इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और ये जो वीडियोस होंगे वो यूपीएससी के और ये एमपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक देना ये वीडियो के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो शायद बाकी यूट्यूबर ने ना दी हो। तो अभी अपन चालू करेंगे आज का अपना इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस, और ऐसे टॉपिक्स जो थोड़े से हटकर है। तो पेज नंबर 1 पे आज के इंडियन एक्सप्रेस पे एक्सपोर्ट्स हर्ट स्टेट्स फ्लैग फैसिलिटी एंड टेस्टिंग गैप्स करके एक आर्टिकल आया था। अभी शायद ये आर्टिकल के बारे में आप जानते होंगे कि कैसे इंडियन एक्सपोर्ट्स, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स है वो डिक्रीज हुए हैं। इंडिया ने एफटीए अभी तक साइन इंडिया ने एफटीए साइन वी हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन साइनिंग एफटीए विद यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी वजह से हमने देखा था कि हमारा जो अक्टूबर का जो एक्सपोर्ट था वो डिप हुआ था, पर नवंबर में अगेन एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं। उसके पीछे थोड़े रीजंस है जो वो आर्टिकल में लिखे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर आपको ये जो क्लास है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी है, वो मैं अभी एक एक करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। जो ये जो आर्टिकल था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो थी कि जो बोर्ड ऑफ ट्रेड की मीटिंग हुई। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड एक 2009 में बनाई हुई बॉडी है जिसका काम है कि गवर्नमेंट के साथ, यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उसमें यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर, जैसे आज के कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो इस बॉडी को हेड करते हैं। और काफी सारे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो बताते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। और एक और चीज जो है, इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स भी होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी होते हैं। तो ये सारे मिलके कंसल्टेशन करते हैं कि ट्रेड करने में क्या दिक्कत आ रही है, एक्सपोर्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि ये बॉडी कब मिलेगी, जब भी कोई भी इशू आता है तो ये मिलते हैं। तो आपको पता होगा पिछले 6-7 महीने से, जब से डोनाल्ड ट्रंप हैज कम टू द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तब से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं और हमारा एफटीए भी अभी तक साइन नहीं हो पाया है। तो 25 नवंबर को, पिछले इन इन द मंथ ऑफ नवंबर, दे हैड अ मीटिंग, बोर्ड ऑफ ट्रेड ने मीटिंग करी थी, जिसके बारे में आज न्यूज़पेपर में आया है, फर्स्ट पेज पे है। और उस मीटिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन इंडियन एक्सप्रेस में आज छापा है। तो उसके बारे में अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, समथिंग यूनिक विच इज नॉट बीन शेयर्ड इन प्रोबेबली इन अदर क्लासेस, आई एम नॉट श्योर। सो बीओटी की मीटिंग है वो चेयर करी, तो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर ने, पीयूष गोयल जी ने, उसमें उन्होंने बोला है कि एक्सपोर्ट स्लो डाउन हुए हैं। तो जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बॉडीज है और जो ट्रेडर्स है, उनकी तरफ से ये फीडबैक आया कि एक्सपोर्ट स्लो डाउन हुए हैं और कैंसलेशन में राइज हुआ है। जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थे, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट थे, जो पहले यूएस में बहुत आसानी से जाते थे, और ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, काफी सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आपको पता ही होगा एमएसएमई में 40% ऑफ एक्सपोर्ट एंड 45% ऑफ इंडिया जीडीपी रफली कम्स फ्रॉम एमएसएमई। तो एमएसएमई इंडस्ट्रीज ने काफी अपने प्रॉब्लम्स भी रखे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उन्होंने बोला कि स्लोइंग एक्सपोर्ट्स एंड राइज इन कैंसिलेशन इंक्रीज हो रहे हैं। और अक्टूबर में हमारा जो एक्सपोर्ट वो डिप हुआ था, बट नवंबर में अगेन वो राइज हुआ है।
और जो टैरिफ है इसके पीछे वन ऑफ द रीजन ये भी है कि जो फार्मा है, फार्मा पे टैरिफ नहीं लगा है। तो आपको पता होगा इंडिया इज कॉल्ड द ड्रग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया के जो टैरिफ्स है जेनरिक ड्रग्स है उस पे अमेरिका ने अभी तक कोई टैरिफ नहीं लगाए हैं, जो वन ऑफ द रीजन है वाई नवंबर में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। और जो बाकी जो मेजर इश्यूज है जो डिफरेंट स्टेट्स ने रेज करे और डिफरेंट एक्सपोर्ट काउंसिल ने जो रेज करे उसके बारे में अभी डिस्कस करना है अपने को। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का जो कि है राजस्थान ने बोला है कि जो जेम्स एंड ज्वेलरी की फैक्ट्रीज है राजस्थान में, जो इंडस्ट्रीज है, उनको सूरत भेजना पड़ता है अपना माल सर्टिफिकेशन के लिए। तो आपको पता ही होगा बिना सर्टिफाइड फॉरेनर्स तो अपना माल खरीदेंगे नहीं। तो राजस्थान स्टेट ऑफिशियल्स ने बोला कि एक हमको हमारे स्टेट में सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए ओरिजिनलिटी का। और जो भी इनको माल बेचना पड़ता है सूरत भेजना पड़ता है, जिस उसकी वजह से डीले होते हैं, उसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो राजस्थान ने ये पॉइंट रेज किया था इस मीटिंग में। उत्तराखंड वाले जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने ये बोला था कि उनको सिमिलरली कोई भी चीज टेस्टिंग करनी हो तो उनको यूपी भेजना पड़ता है। तो उत्तराखंड वालों का ये प्रॉब्लम था। आसाम वाले बोलते कि आसाम तो इनलैंड स्टेट है तो उनको माल बेचना पड़ता है कोलकाता में। तो जब वो माल कोलकाता बेचते हैं तो उनका कॉस्ट इंक्रीज होता है। कोलकाता पोर्ट में जाने तक जो इनलैंड टर्मिनल में उनको माल रखना पड़ता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, ऐसे आसाम के ऑफिशियल्स का कहना था। तो उन लोग बोल रहे थे कि इस कॉस्ट को कम कीजिए ताकि हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव रह पाए, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है उसको कम किया जा सके। जो गुजरात है, गुजरात में आपको पता है मोरबी है, मोरबी से काफी सैनिटरी वेयर्स और टाइल्स का एक्सपोर्ट होता है। तो जो मोरबी के मैन्युफैक्चरर्स है, मोरबी के एक्सपोर्टर्स है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये बोला है कि मोरबी में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है जिनका काम है कि एक्सपोर्ट के बारे में अगर एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कम करना। बट ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है जिसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां के, इनका ये फीडबैक आया मिनिस्ट्री को कि ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते। उनकी मीटिंग तो होती है लेकिन कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं आ पाते। वो बस इट इज जस्ट टू शो की मीटिंग हुई एंड नथिंग कॉन्क्रीट कम्स आउट एंड इट इज ऑफ नो हेल्प टू द ट्रेडर्स इज व्हाट दे आर सेइंग। तो ये इनका कहना है गुजरात वालों का, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई है उसको इफेक्टिवली काम करवाना है। और उसकी वो अगर लोकल लेवल में ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए तो उनको ऊपर आके बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इतना टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मोरबी आपको पता है कि काफी ज्यादा टाइल्स और सैनिटरी वेयर एक्सपोर्ट करता है। सो ये गुजरात से प्रॉब्लम आई है। ये गुजरात के ऑफिशियल्स ने ये प्रॉब्लम उनकी रखी है बोर्ड ऑफ ट्रेड के सामने। जो मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ ट्रेड की उसमें। तो ये तो हुई स्टेट्स की बात। काफी सारे जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, जैसे स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसका एक काम है कि स्पाइस को एक्सपोर्ट करना। उन्होंने बोला है जो एक केमिकल जाता है जो स्पाइस से बनता है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली इट इज कॉल्ड ओलियोरेसिन, जो स्पाइस को सुखा के जो उसका ऑयल निकलता है वो फूड इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अमेरिका में काफी यूज होता है। तो उनका ये कहना है कि जो ओलियोरेसिन है उसकी जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गई है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है। तो उसके बारे में वो चाहते हैं कि मिनिस्ट्री कुछ डिसीजन ले। इससे क्या होगा, तो ये जो एफटीए साइन नहीं हो पाया है यूए के साथ, उसकी वजह से ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के। स्पाइस का जो एक्सपोर्ट है हमारा कम हो गया है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने भी अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सामने रखे थे। उन्होंने ये बोला है कि जेम्स एंड ज्वेलरी वालों ने ये सामने रखा था कि जो उनकी जेम्स एंड ज्वेलरीज है, जो सर्टिफिकेशन होता है, जो उनको बाहर से उनको रॉ मटेरियल मंगाना होता है, वो रॉ मटेरियल गवर्नमेंट इजीली अलाउ नहीं करती। गवर्नमेंट ने जो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम के इंपोर्ट में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे जिसकी वजह से अननेसेसरी डिले होता है ये इंपोर्ट करने में। फिर वो उस पर काम करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो डिले हो रहा है उसको हटा दो।
हमको कोई रिबेट मत दो कि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट बोलती है आपको रिबेट मिलेगा। इनका ये कहना है कि हमको रिबेट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर आपकी वजह से जो कॉस्ट आ रहा है, जो आज रेगुलेशंस की वजह से जो वो इंपोर्ट टाइम से नहीं कर पाते, उसकी वजह से इनका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। और इनका ये कहना है कि ये जो इंपोर्ट करने की जो फैसिलिटी है उसको इजी बना दे, ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाए और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रह पाए और अननेसेसरी डिले ना हो, जिसकी वजह से जो माल इंडिया से जाना था यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, वो कहीं साउथ ईस्ट एशिया से जा रहा है। और फिर एमएसएमईज ने तो बोला है कि जो क्वालिटी जो एमएसएमईज होती है, जो जो जिसके क्वालिटी इंस्पेक्टर जब भी आता है, तो क्वालिटी इंस्पेक्टर इंस्टेड ऑफ फाइनिंग एंड क्लोजिंग द इंडस्ट्रियल यूनिट, उनका काम ये होना चाहिए कि एज अ बिग ब्रदर, एज अ मेंटर की तरह काम करे, ताकि उनसे ताकि वो जो इंडस्ट्री है वो उसको शट डाउन ना होना पाए। अभी जो इनकी कंप्लेन है वो ये है, जब भी क्वालिटी इंस्पेक्टर विजिट करता है तो वो बेसिकली फाइन मारता है या कुछ ना कुछ, whether it is bribery or it is something which they want quality inspectors to act like mentors to make their life easy, which is not the case. MSMEs, as I have said, are a huge contributor to India's economy, to India's employment, to India's growth rate. So MSME वालों ने ये अपना मत रखा था ये मीटिंग में। जो सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, तो आपको पता ही होगा जो मरीन प्रोडक्ट्स है जो इंडिया से सबसे ज्यादा जाते हैं यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में, ये एफटीए साइन नहीं हो पाया यूएसए के साथ, उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम हुआ और इनके जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी अफेक्ट हुए हैं। तो सी फूड्स एक्सपोर्टर्स का भी ये कहना है कि जितना जल्द हो सके उतना ये एफटीए आप साइन करो। तो गवर्नमेंट ने इन सारे मुद्दों को समझा होगा, गवर्नमेंट ने सुना होगा, स्पेशली मिनिस्टर्स ने। तो गवर्नमेंट ने भी अपनी साइड से कुछ बातें रखी, उसमें उन्होंने कहा कि हम सारी प्रॉब्लम्स को तो समझते हैं और हमने देखो अभी प्रोएक्टिवली एफटीए साइन करे। इन 2025 वी हैव साइंड 3 FTAs, one with UK, another with one with Oman, and one with New Zealand. So government has also said that they are proactively looking at uh, solving their issues, and they are also in process to साइन एंड एफटीए विद यूएसए के साथ भी एफटीए वो साइन करने वाले हैं जल्द ही। तो ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इतने डिटेल में शायद कोई और यूट्यूब में कवर नहीं किया होगा, इसीलिए मैंने ये यहाँ कवर किया है। एक और आर्टिकल है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जिसको भी हम इसी अंदाज में कवर करेंगे, वो है हाउ राइस फार्मर्स कैन मेक मनी बाय कटिंग मीथेन एमिशन। तो कैसे चावल के जो फार्मर्स है वो पैसे कमा सकते हैं चावल की खेती करके, बट चावल बेच के नहीं, बट चावल से जो चावल की खेती करने से जो बचे हुए कार्बन क्रेडिट्स है उनको बेच के। तो इसको भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये पेज नंबर 13 पे आर्टिकल है, हरीश दामोदरन जी ने ये आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस का। तो उसके बारे में अभी अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या कहना है, इसमें जो लेखक है उन्होंने बोला है कि जो चावल की खेती है होती है उसको 70-80 दिनों के लिए फ्लड किया जाता है। जब वो फ्लड किया जाता है तो ऑक्सीजन नहीं होती सॉइल में, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो होता है, और एनारोबिक बैक्टीरिया मीथेन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से राइस फार्मिंग को वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसिव ग्रीन हाउस गैस इमिशन एक्टिविटी बोलते हैं। तो राइस फार्मिंग से वो चाहते हैं कि एमिशन कम हो मीथेन का, और जो फार्मर्स है जो वो ये करे वो पैसे भी कमा सके। तो ये मोटिव था ये आर्टिकल लिखने का। उसमें इन्होंने बताया कि कैसे ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग जो फार्मिंग प्रैक्टिस है उसको यूज करके हम इमेशन को कम कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग क्या है, जो ट्रेडिशनली आप 70-80 दिनों तक फ्लड करते थे अपने फील्ड को, वैसे नहीं करना है। पहले 20 दिन आप फ्लड करके रखे, फिर उसका पानी निकाले, फिर ऑल्टरनेटिवली उसको वापस फ्लड करे, फिर वापस पानी निकाले। तो अगले 2 महीने में ऐसे 10 से 12 बार करना है। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ऑल्टरनेट ड्राइंग करनी है, जिसकी वजह से उन्होंने देखा है कि एमिशन जो होता है मीथेन का वो कम हो जाता है। अब एमिशन जब मीथेन का कम होता है तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज करे हैं उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। दे हैव यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स
that acrylic chamber. The photo is there in today's Indian Express on page number 13. So if you see कि वो फोटो तुमको दिखेगा, तो उन्होंने जब मेजरमेंट किया तो उनको दिखा कि मीथेन की जो एमिशन है इट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस. जब मीथेन की एमिशन जब रिड्यूस होती है तो इस एमिशन जो रिडक्शन है उसको कार्बन क्रेडिट में कन्वर्ट करके उसको बेच सकते हैं फार्मर्स. और उन्होंने बोला है कि वो 3,300 पर हेक्टेयर्स कमा सकते हैं. अब ये जो 3,300 हेक्टेयर्स जो वो कमा सकते हैं वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कैसे होगा. कार्बन क्रेडिट सपोज फार्मर ने किसी ये टेक्नोलॉजी यूज करी और ये जो मेथड है फार्मिंग का यूज कर लिया, तो हाउ ऑन अर्थ इज द फार्मर गोइंग टू रिसीव दैट मनी. इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जो स्टैंडर्ड बॉडीज है कि आपने कार्बन क्रेडिट बचा लिया, आपने 1 टन 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन. अभी बताएगा कौन, मेजर कौन करेगा कि आपने 1 टन मेजर किया. तो ये स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन सेट कौन करता है. तो ये चीजें आपको आर्टिकल में नहीं मिलेंगी, ये थोड़ा मैंने रिसर्च करा है. तो इसमें मैंने देखा कि यूएसए में वेरा करके एक बॉडी है, वो है जो स्टैंडर्ड सेट करती है. तो स्विट्जरलैंड में गोल्ड स्टैंडर्ड करके नाम एक बॉडी है जो ये स्टैंडर्ड रेगुलेट करती है. अमेरिकन कार्बन रजिस्ट्री है जो यूएस में जो प्रोजेक्ट्स है उनके साथ काम करती है. तो ये सारी बॉडीज है जो ये स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को सेट करती है. और जो इंडिया में जो बॉडीज है जो ये काम करती है वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड और IEX-ICX. अभी मैं इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा. जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो कार्बन क्रेडिट के मार्केट में, अगर आप इसको स्टॉक मार्केट के हिसाब से समझे तो जस्ट लाइक RBI एंड सेबी रेगुलेट स्टॉक मार्केट, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेगुलेट्स कार्बन क्रेडिट. तो मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग. तो बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा, कौन कौन इंडस्ट्री कार्बन क्रेडिट बचा सकती है, कौन कौन खरीद सकती है, क्या उसके रूल्स होंगे, क्या उसका रेगुलेशंस होगा. तो वो सारे जो मैक्रो लेवल पॉलिसी होगी वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाएगी. जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसका काम होगा ये देखना कि किसने बचाया, किसको बेचा, कितनी क्वांटिटी में बेचा, क्या प्राइस पे बेचा. तो जैसे स्टॉक मार्केट में NSDL होता है, CDSL होता है, वैसे ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड का काम होगा कार्बन क्रेडिट में. और जो IEX है जिसकी बॉडी है ICX, इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज, वो IEX की ही एक सब्सिडरी है. तो इसका काम है ये खरीदने बेचने में हेल्प करना. मतलब जैसे आप जेरोदा की ऐप में जाके स्टॉक खरीदते बेचते हो, वैसे ही आप IEX में जाके, ये एक्सचेंज है, सॉरी ये तो एक्सचेंज है, जैसे BSE NSE होता है ना. फॉरगेट व्हाट आई हैव सेड अबाउट जेरोदा फॉर नाउ. जेरोदा के बारे में जो मैंने बोला वो भूल जाओ. और IEX को समझने के लिए जैसे NSE है, BSE है जो एक्सचेंज है, आप NSE पे जाके स्टॉक्स बेचते हो खरीदते हो, वैसे ही आप IEX पे जाके शेयर जो कार्बन क्रेडिट को बेच सकते हो या खरीद सकते हो. अभी जो इकोनॉमिक्स है इसके पीछे कि पर हेक्टेयर 3,300 रुपए बचते हैं. डू यू थिंक, आपको ऐसा लगता है कि ये उतने हैं कि फार्मर्स ये ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग को यूज कर पाए. एज ऑफ नाउ आई फील दैट इतने कम पैसे में शायद काम ना बने. फार्मर्स जो ये झंझट होगी कि उसको वेट करो, फिर ड्राई करो, पानी डालो, फिर पानी निकालो. पहली बात तो फार्मर्स आजकल तो फार्मिंग में यू आर नॉट गेटिंग लेबर्स दैट इजीली, सो दिस विल बिकम मोर लेबर इंटेंसिव. एंड with यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप डोल्स गिवन आउट, जैसे पैसे बांटे जा रहे हैं आजकल डिफरेंट स्टेट्स में, तो लेबर मिलना तो और भी मुश्किल होने वाला है. तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड ये इतना इजी नहीं लग रहा. तो फार्मर के हिसाब से सोचोगे तो शायद ये चीज ज्यादा सेंस ना बनाए. बट अगर आप सिस्टम लेवल के हिसाब से सोचोगे, क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हो इंडियन गवर्नमेंट के लिए या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो आप उस हिसाब से अगर सोचोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है वो गवर्नमेंट के हिसाब से काफी फायदेमंद हो सकती है. अब ये कैसे फायदेमंद हो सकती है, बेसिकली क्या होगा कि आपने गवर्नमेंट जब ये ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होगी
तो सबसे पहले पानी की खपत कम हो जाएगी, सो वाटर विल बी सेव्ड। तो पानी अगर कम लगेगा तो मोटरें कम चलेंगी, तो इलेक्ट्रिसिटी वुड ऑल्सो बी सेव्ड। एंड देन जब हम कार्बन क्रेडिट कमाएंगे तो उससे इंटरनेशनल इमेज भी अपनी अच्छी होगी और इंडियन फार्मर्स का नाम भी अच्छा होगा। तो एट अ सिस्टमिक लेवल, फार्मर्स लेवल दिस माइट नॉट बी दैट बेनिफिशियल, बट एट अ सिस्टमिक लेवल दिस विल बी मच मोर फ्रूटफुल इज व्हाट आई फील। सो अभी ये दोनों टॉपिक से आपको क्या लेना है, हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि ये जो आर्टिकल है आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड वियरा अमेरिकन कार्बन रजिस्ट्री प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। इसके बारे में आपको थोड़ा एक एक आधा आधे पेज का नोट्स बनाना है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में नोट्स बनाओ, कौन से एक्ट के अंतर्गत, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत इनको ये पावर्स मिलती है कि वो कार्बन क्रेडिट को रेगुलेट कर पाए, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ना, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में पढ़ना, इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज के बारे में पढ़ना। फिर ये आर्टिकल में आप पढ़ना स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, आप पढ़ना जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में, आप पढ़ना एमएसएमईज के बारे में, आप पढ़ना सी फूड एक्सपोर्ट काउंसिल के बारे में आप पढ़ना। तो इसके छोटे छोटे नोट्स बना के रखो ताकि प्रीलियम्स में आपको हेल्प हो पाए। आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मैंने दी है इन टॉपिक्स के संदर्भ में। आवर जॉब विल बी टू discuss only those articles which might not be discussed by other YouTubers। तो ये चैनल बेसिकली उसके लिए होगा। इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल्स आएंगे जो मुझे लगता है बाकी लोग कवर नहीं करेंगे, दैट वी विल डिस्कस हियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, एंड इन केस आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं फ्यूचर में तो मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको इस टाइप का कंटेंट और देखना है। एंड इन केस आपको कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन मेंटरशिप है तो नीचे फोन नंबर में दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उस पे कॉल करना, ठीक है। थैंक यू।